हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर। हाँ, फिजिक्स एक्सपर्ट आराध्या क्लासेस वाले। यस, आज हम लोग चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं आपके लिए। लेक्चर नंबर 7 से पहले जो 6 लेक्चर हैं, आई होप तूने उसके वीडियो अच्छे से देखे हैं। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। तो क्या ये मज़ा आएगा इस लेक्चर में। डोंट वरी सर, कुछ नहीं, मैं तू मान ले नहीं देखा है तो ये वीडियो देखना चालू रख। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी थॉट है थोड़ी बहुत वो इधर साइड में समझा दूंगा पहले, फिर ये वीडियो पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। आज का डिस्कशन है साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन पे है ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। साइक्लोट्रॉन क्यों चाहिए और उसका प्रिंसिपल क्या है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। फिर साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो वो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फिर साइक्लोट्रॉन का वर्किंग, वो कैसे काम करता है, उस पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। फिर साइक्लोट्रॉन के यूजेस, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। फिर साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। तो इसे साइक्लोट्रॉन में बहुत सारे 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं। अब ऐसे वो सब बोरिंग हो जाएगा, तो मैंने क्या सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें स्टार्ट टू एंड साइक्लोट्रॉन की सारी बातें लाइन टू लाइन आपको बताऊं, ठीक है। और एंड ऑफ द वीडियो आपको लगेगा कि साइक्लोट्रॉन में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, है ना। इसलिए इस टॉपिक, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, सिर्फ ऐसा बोला है टॉक दिल खोल के अबाउट साइक्लोट्रॉन। मतलब साइक्लोट्रॉन के बारे में दिल खोल के बातें करेंगे आज, है ना। जितना साइक्लोट्रॉन मेरे अंदर भरा पड़ा है, तेरे लिए जो जरूरी है उतना तुझे आज मिल जाएगा, ठीक है। चल दोस्त, साइक्लोट्रॉन। बट स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो रिलेवेंट फंडा है, जो पिछले वीडियो में चला गया है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देख, हम ये तो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री मारता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करता है, गोल घुमा देता है ना। हाँ, तो देख, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द बॉर्ड गोइंग इनवर्ड है। हाँ, अब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल आ गया, मान ले ऐसे परपेंडिकुलर, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड घुमा देगा ऐसे। हाँ, घुमाएगा ना। यस, तो घूमने के लिए उसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होगा। हाँ, mv²/r। ये कहाँ से मिलेगा, ये इस मैग्नेटिक फोर्स में से मिलेगा। मैग्नेटिक तो उसको ताकत दे रहा है घुमाने की, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो ऐसे तो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग लेते हैं QV×B, इट मीन्स VB sin theta, but here the particle is entering into the field perpendicularly, that's why angle will be 90 and sin 90 will be 1, so magnetic force will be QVB. Okay, this QVB serves as the centripetal force in this case. VV cancel out, so radius becomes mv/qb. mv means momentum. Yes, so I mean to say radius is directly depending on the momentum. Yes, अच्छा, मोमेंटम मतलब √2m के होता है, मास एंड काइनेटिक एनर्जी। यस, ये भी होता है। मतलब कि चार्ज पार्टिकल का रेडियस जो है मोमेंटम और एनर्जी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम बढ़ गया तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ गया तो भी रेडियस बढ़ जाएगा। मतलब कि यहाँ इस चार्ज पार्टिकल को किसी तरह से, किसी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी डाल दूँ या एक्स्ट्रा एनर्जी उसको दे दे अपन सप्लाई, तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी बढ़ गया तो मोमेंटम बढ़ेगा तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ेगा ना तो उसका जो सर्कल है बड़ा होता जाएगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। हाँ, ठीक है, सर्कल बड़ा हो गया तो सर्कल को पूरा करने की जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी, उस पर क्या फर्क पड़ता है, तो उस पर भी बात करते हैं। देख, जैसे ये रहा V=R⍵, हम जानते हैं। R का वैल्यू यहाँ से लगा दो, mv/qb, और ये ओमेगा मीन्स 2πf। VV कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, QB/2πm। अरे ये तो कांस्टेंट आ गया। हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा साहब। आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो उससे मोमेंटम बढ़ेगा, उससे रेडियस बढ़ेगा, मतलब इसका सर्कल बड़ा होता जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कहाँ बदल रही है, तो सब कांस्टेंट है। देख, Q मतलब जो पार्टिकल तूने अंदर डाला वो तो बदलना नहीं है, चार्ज तो। मैग्नेटिक फील्ड जो तूने एक बार दे दिया यूनिफॉर्म, वही चलेगा। और मास, उस पार्टिकल का मास भी नहीं बदल, मतलब ये तो पूरा कांस्टेंट है। हाँ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब अरे वो मर जाएगा रे, कैसे इतना बड़ा रोटेशन पूरा करेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझता है, फ्रीक्वेंसी मतलब
जिसे ये एक चक्कर पूरा करने में 1 सेकंड लगा उसको, 1 सेकंड में सपोज 5 चक्कर पूरे किए उसने, तो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 5 हर्ट्ज, है ना। तो देख 1 2 3 4 5 चक्कर लगाए 1 सेकंड के अंदर, तो उस 5 को उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि भाई पर सेकंड 5 रोटेशंस। ओके, अब 5 रोटेशंस के बाद तूने एनर्जी दिया, मोमेंटम बढ़ा तो रेडियस बढ़ेगा, तो छठे रोटेशन से उसका रेडियस बड़ा हो गया, मतलब तो सर्कल बढ़ गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना है। मतलब अब ये जो बड़े रोटेशन से वो भी 5 पूरे करने हैं और 1 ही सेकंड में। हाँ, एनर्जी देने से मोमेंटम बढ़ा, मोमेंटम देने से रेडियस बढ़ा, मतलब सर्कल बड़ा हो गया, सर्कल बड़ा हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदला। मतलब इस बड़े सर्कल को भी 1 सेकंड में 5 बार पूरा करना है, 1 सेकंड में 5 टाइम्स पूरा करना है। फिर तू और एनर्जी दे और रेडियस बढ़ा और बड़ा हो गया, और बड़े चक्कर को भी 1 सेकंड में 5 चक्कर पूरे करने हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना है। तो कैसे हो पाएगा उससे? बिल्कुल हो पाएगा, वो अपना स्पीड बढ़ा देगा। 1 सेकंड में छोटा छोटा 5 चक्कर लगा लिए, अब उसी 1 ही सेकंड में बड़े बड़े 5 चक्कर लगाने, तो तेज भागेगा ना वो, तो अपना स्पीड डेवलप करेगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, हाईली एक्सेलरेटेड होता जाएगा। यस, तो ये जो हाईली एक्सेलरेटेड होना, यही काम साइक्लोट्रॉन करता है। चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी पे एक्सेलरेट करता है। यस, और फिर इतने हाई स्पीड वाले पार्टिकल का हम क्या करेंगे? अरे हवन करेंगे? नहीं, इतने हाई स्पीड हाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को हम किसी ऐसे टारगेट पे बॉम्बार्ड करवा सकते हैं, ऐसे टारगेट पे अटैक करवा सकते हैं, हिट करवा सकते हैं कि जो टारगेट के अंदर तक घुस जाइए और अंदर के न्यूक्लियस का सब कॉन्स्टिट्यूशन और वो हमको रिपोर्ट लेके आ जाए कि अरे हाँ देखो अंदर ऐसा ऐसा था। समझा? तो ये बहुत अच्छी थॉट है साइक्लोट्रॉन के लिए, यही कॉन्सेप्ट के बेस पे साइक्लोट्रॉन काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस्ट्री है कि जब ये सर्कुलर मोशन तो मैग्नेटिक फील्ड करवाएगा इसको, है ना, लेकिन तुम एनर्जी बार बार ज़्यादा दे दोगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा और काम हो जाएगा, लेकिन एनर्जी बार बार दोगे कहाँ से? दोगे कहाँ से? तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर देंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज पे क्यू फोर्स लगाएगा, उस फोर्स से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा मोमेंटम मिलेगा, है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को भी यहाँ ऐड करना पड़ेगा ये एनर्जी और मोमेंटम बढ़ाने के लिए। मतलब साइक्लोट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बढ़ाता है। हाँ, अब समझा। तो इतना सारा मैं लिखा रहने दूँ तो मुझे बोर्ड तो कुछ मिलेगा नहीं, तो ये सारा मिटाता हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आर वाला लिख लेता हूँ साइड में और फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ साइड में। आई होप तुझे पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब चल साइक्लोट्रॉन स्टार्ट करते हैं। तो ये चाहिए स्क्रीनशॉट ले ले, चल 1 2 एंड 3। अच्छा, दिल खोल के आया लेक्चर, तो फिर इतना डिटेल बात होगा, मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो छोटा करने के चक्कर में फटाफट से भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ और भाग जाऊँ। इन्फॉर्मेशन तो बुक्स में भी लिखी है, तू पढ़ लेगा तो रट्टा भी मार लेगा। यहाँ पे क्यों देख रहा है वीडियो? तुझे फील करना है, साइक्लोट्रॉन को अपने अंदर उतारना है। हाँ ऐसा हो, तेरी इमेजिनेशन में परफेक्ट आना चाहिए वो, है ना। चल, ये फॉर्मूले लिख लिया वहाँ से जो मिले थे, वो कहीं काम आएंगे अपने। तो साइक्लोट्रॉन पे दिल खोल के टॉक्स दिल खोल के अबाउट साइक्लोट्रॉन। उसमें पहला डिस्कशन का पॉइंट, व्हाई दिस साइक्लोट्रॉन, who invented this cyclotron and what is the principle। ठीक है, why, तो why का आंसर तो मिल गया ना, अभी नहीं मिला क्या? कि प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा टाइप के जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनको हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करने के लिए ये हमको चाहिए। हाँ, तो why, तो आंसर मिल गया। प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा टाइप चार्ज पार्टिकल्स को हाई एनर्जी पे मतलब एक्सेलरेट करने के लिए ये हमको चाहिए। ठीक है, वो इन्वेंटेड दिस, किसने ढूंढा था इसको? E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टन। E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टन ने 1934 में ये पेटेंट हुआ था।
इन्वेंट 1934 में हुआ था ऐसा नहीं बोला रे मैं। 1934 में अमेरिका में पेटेंट हुआ था ये। इन्वेंट तो शायद अरे 19 हाँ इन्वेंट तो शायद 1929 में हो चुका था या 30 के आसपास, लेकिन पेटेंट जब हुआ उसमें उसी डेट को मानते हैं। हाँ ठीक है। इसके लिए ये अर्नेस्ट लॉरेंस को और एमएस लिविंगस्टन को 1939 में अप्रोक्स नोबेल प्राइज भी मिला था। यस ठीक है ओके। अब प्रिंसिपल पे बात करूं उससे पहले एक छोटी सी बात। क्या छोटी सी बात? यही वाला कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो उसका रेडियस मोमेंटम पे डिपेंड करता है। मोमेंटम इंक्रीज होने पर रेडियस इंक्रीज होता है बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। पता है ना, अभी तो डिस्कशन हुआ। तो ये छोटा सा डायलॉग लिख दे, काम आएगा। क्या कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली चार्ज एंट्री करता है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और उसका रेडियस डिपेंडिंग ऑन मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। एक पॉइंट लिख दिया तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब प्रिंसिपल पे बात करते हैं। प्रिंसिपल यही है, 3 जने हैं जिसको ध्यान में रख के ये काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? हाई एनर्जी देता है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब थोड़ा मध्यम, हाँ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो एनर्जी देता है। एनर्जी लेके वो मोमेंटम बढ़ता है, मोमेंटम बढ़ने से रेडियस बढ़ता है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? सर्कुलर मोशन करवाता है। यस, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन करवाता है। यस, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में देख, ना तो स्पीड है ना रेडियस है। मतलब फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की स्पीड पे और सर्कल के रेडियस पे डज नॉट डिपेंड, इन पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट होता है। हाँ, तो ये जो पूरा 3 चीजें बताई, ये सब प्रिंसिपल में लिखनी है तुझे, इतनी सारी, ये पूरा प्रिंसिपल में लिखना है। बड़ा 4-5 लाइन का प्रिंसिपल लिखेगा। कैसे लिखेगा? कि इन प्रेजेंस ऑफ combined presence of electric field and magnetic field. Electric field, moderated electric field provides energy and momentum to the charged particle. Magnetic field make it performing circular motion, and frequency does not depends on the speed of particle and radius of circle. ये पूरा इसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है ना? चल, तो स्टार्टिंग टॉक्स हो गई। अभी तो दिल खोल के बहुत सारी बातें करनी। अब इसका डिज़ाइन कैसा है, तो दूसरा पॉइंट डिस्कशन का। चलो, डिज़ाइन मतलब कंस्ट्रक्शन। डिज़ाइन मतलब कंस्ट्रक्शन। तो चलो कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तू स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ये कम जगह में मज़ा नहीं आएगा। हो गया तेरा स्क्रीनशॉट? तो साथ में कमेंट भी डाल देता कि हाँ सर ओपनिंग मज़ा आ गया, अच्छा पढ़ाया आपने। अब चल आगे चालू करते हैं कंस्ट्रक्शन। वाई वो प्रिंसिपल खत्म। ये प्रिंसिपल में मिटाते वक्त कुछ तो ध्यान रखो रे, बच्चे नोटिस करते हैं कि वीडियो रोका गया है। कंस्ट्रक्शन, चल ऐसे तो इसका कंस्ट्रक्शन इजी है। क्या करना है, इसमें 2 सिलेंडर लेने हैं, मेटालिक सिलेंडर, मेटालिक सिलेंडर, लेकिन हाफ। ये देख, पूरा सिलेंडर ऐसे होता है। सिलेंडर मतलब पाइप रे, होलो पाइप, पूरा होलो। दिख रहा हूँ मैं तेरे को? तू मेरे को दिख रहा है? देख, हाँ ये होलो पाइप। उसको बीच में से काट, पूरा वर्टिकल। तो 2 टूटा हुआ, बीच में से काटा हुआ 2 पाइप बन गया ना, उसको बोलते हैं हाफ होलो सिलेंडर ऑफ मेटल। 2 सिलेंडर को सामने सामने रख। अच्छा, जो सिलेंडर का जो शेप है हाफ सिलेंडर का, वैसे इंग्लिश लेटर डी जैसा बनता है ना। ये देख, डी दिख रहा है? डी तेरे को उल्टा डी दिखेगा ना? रुक, दिख रहा है डी? अब सीधा दिख रहा होगा डी, है ना? हाँ, तो जो होलो सिलेंडर होते हैं उनको डीज नाम देते हैं, D1 एंड D2। ओके, उन दोनों सिलेंडर के, ऐसे होलो सिलेंडर अब ऊपर से देखियो
तो नीचे और ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल रखते हैं ताकि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता रहे और मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल समझना, तो इलेक्ट्रिक को जाने दे, वो मोटर से दे देंगे, एसी से अपन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। मैग्नेटिक पोर्शन जैसे यहाँ पे एन और एस, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और डीज के अंदर होता हुआ इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। एन से एस पे आता है ना ऐसे, तो नीचे एन वाला मैग्नेट रख, ऊपर एस वाला रख ऐसे, और बीच में वो डीज है तेरी। इमेजिनेशन होना चाहिए, यस, ऑब्जर्वेशन शार्प होना चाहिए। देख ये रे दो तेरे सिलेंडर यूँ हो गए ऐसे। अब नीचे एन वाला पोल मैग्नेट का, ऊपर एस वाला पोल, तो एन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलेगी और ऊपर तक आएगी और बीच में डीज उसके अंदर होगी, यस। लेकिन ये साइड व्यूज और ये सारा एक बॉक्स में रखेंगे, इसको पूरा वैक्यूम करके रखेंगे, ठीक है। तो इसका साइड व्यू ऐसा बनेगा, टॉप व्यू भी बनाता हूँ मैं तो तुझे प्रॉपर समझ में आएगा। साइड व्यू ऐसा बनेगा, देख ये तुझे मेटल का बॉक्स दिखेगा ऐसा, उसके अंदर यहाँ पे एक डी होगा, यहाँ पे एक दूसरा डी होगा, पी, और डीज बोलते हैं क्योंकि डी शेप का बनता है ना लेटर, हाँ। अब यहाँ पे मैग्नेटिक पोल एस रख दे, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल एन रख दे। ये ड्राइंग एक्चुअली ऐसा है नहीं, साइड व्यू इसलिए ऐसा दिख रहा है, हाँ। लेकिन पहले 2-3 पॉइंट तो लिख दूँ, फिर टॉप व्यू पे बात करते। देख पॉइंट यहीं पे छोटे छोटे बना देते हैं, क्या लिखना है लिखूँ, चल देख। पहला पॉइंट क्या लिखेगा, मैं अब लिखूंगा, दिल खोल के बात करनी है ना तो बातें करूंगा। थियरी लिखूंगा तो मजा नहीं आएगा तेरे को, फिर हम लिमिट में आ जाएंगे, बंधन में आ जाएंगे पढ़ाने के, है ना। चल इन फिगर कंस्ट्रक्शन और डिजाइन ऑफ अ साइक्लोट्रॉन फ्रॉम साइड व्यू इज शोन। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2 होलो स्मॉल हाफ सिलेंडर्स ऑफ मेटल are taken into a big box which is evacuated, हाँ। फिर 2 strong magnetic poles are placed over the box, okay, हो गया इतना। फिर these 2 cylinders are in the shape of letter D, that's why combinedly they are denoted by D's. This is D1 and D2, clear? Now when a charged particle enters into it at point P, it performs circular motion and its radius depends on momentum and energy. हो गया, बस इतना ही कंस्ट्रक्शन लिख रहा है, पूरा वर्किंग थोड़ी लिखना है अभी, हाँ। फिर जब ये पूरा रोटेट हो जाता है और हमको जितना चाहिए उतना स्पीड मिल जाता है, फिर उसको इसमें से निकालना पड़ेगा वो पार्टिकल को, और उसी स्पीड से कहीं पे जाके टकराना पड़ेगा, हाँ। तो निकालने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट लगाया जाता है जो उसको डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्शन प्लेट, हाँ। अरे वो गोल गोल घूमेगा पार्टिकल तो स्पीड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रहना है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रहना है, तो स्पीड बढ़ता जाएगा, बढ़ता इतना स्पीड हो जाएगा कि तुझे सफिशिएंट है। तो अब उसको यहाँ से निकाल के बाहर लेना पड़ेगा और जिस टारगेट पे ठोकना है ठोक दिया। तो बाहर कैसे निकालेगा, तो बाहर निकालने के लिए डिफ्लेक्शन प्लेट लगाते हैं और हाई मैग्नेटिक फील्ड भी लगा सकते हैं, उससे भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग सीखेंगे, है ना। तो वर्किंग सीखने के लिए ये मिटा देता हूं मैं, चल देख, कंस्ट्रक्शन पे बात हो गई सर, अब वर्किंग सिखा दो सर। वर्किंग में बहुत मजा है भाई, वर्किंग में बहुत मजा है, वर्किंग, हाँ। चल देख, वर्किंग के लिए टॉप व्यू से फोटो लूँ तो टॉप व्यू तुझे कैसा दिखेगा, ये 2 सिलेंडर थे ऐसे यूँ, ऊपर से देख ऐसे दिखेंगे तेरे को, हाँ। ये 2 सिलेंडर दिख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड यूँ बाहर आ रहा है, नीचे एन और ऊपर एस है ना, तो एन से एस की टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो बाहर आता है, वो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, फिर ये बॉक्स दिखेगा, सब कुछ दिखेगा ना। तो टॉप व्यू से क्लिक करते हैं और ड्रॉ करते हैं उसको, देख ये रहा बड़ा सा बॉक्स जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तुझे बाहर आता हुआ दिखेगा, बाहर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर जाता हुआ क्रॉस से, पता है ना, हाँ। से तो तुम आगे के 6 लेक्चर पढ़े हो तो फिर कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बच्चा। बट इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड कोई बात नहीं, मैं बहुत डाउन टू अर्थ पढ़ाता हूँ, हर थियरी को, हर कॉन्सेप्ट को। चलिए हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो 2 डीज दिखने वाले तुझे ये रहे, कलर चेंज,
थोड़े बड़े लेने पड़ेंगे। हाँ, ये हाफ सिलेंडर हो गया तेरा एक। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, वो कहाँ होता है बताता हूँ ना। हाँ, पहले 2 डीज तो ड्रॉ करने, ये टॉप व्यू ऊपर से ऐसा दिखेगा अपने को, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पी पार्टिकल आ गया, पी पोजीशन, अरे पॉइंट आ गया सेंटर। हाँ, ये हो गया तेरा D1, ये हो गया तेरा D2। ओके, अब डिफ्लेक्शन प्लेट भी तो कहीं लगाना पड़ेगा, तो डिफ्लेक्शन प्लेट यहाँ पे लगा दो, ये रही डिफ्लेक्शन प्लेट। यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे एग्जिट पोर्ट भी लगा दो, यहाँ से बाहर निकलेगा तो एग्जिट पोर्ट हो गया। ठीक है, बस और तो कुछ बाकी है नहीं। अब एक और चीज़ बाकी है, यहाँ पे एक एसी सप्लाई लगाना पड़ेगा ऐसा। तो बोलेगा सर एसी सप्लाई क्या, ये क्या ड्रॉ किया है आपने? भाई सुन, एसी सप्लाई क्या होता है पहले वो बात कर लेते हैं। व्हाट इज एसी सप्लाई? एसी सप्लाई वोल्टेज क्या होता है? अब तक तू जो पढ़ा, मैं आ रहा हूँ इस डिज़ाइन पे और वर्किंग पे आ रहा हूँ, पहले एसी समझ ले। हाँ, अब तक तू जो पढ़ा वो डीसी करंट था, चैप्टर 1, 2, 3 में डायरेक्ट करंट था। डायरेक्ट करंट मतलब करंट चेंज नहीं होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बैटरी के पोल चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हम उसको ऐसे ड्रॉ करते थे डीसी को, ऐसे, ये रेजिस्टेंस और ये डीसी है ना। लेकिन एसी बैटरी को ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, ऐसे। ये उसका सिंबल है क्या, देख थोड़ा बड़ा कर कि ये पॉजिटिव है करंट, फिर बाकी के हाफ सर्कल में करंट कैसा है, नेगेटिव। मतलब पोल चेंज हो जाते हैं। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है हर हाफ सर्कल के बाद। तो उसको बोलते हैं एसी सप्लाई। क्यों दिया है तो देखते हैं, सीख रहे हैं ना, वही देख सीख रहे हैं। चल देख, अब पॉइंट्स तो तू लिख सकता है क्या कि इन फिगर द टॉप व्यू ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज शोन, डिफ्लेक्शन प्लेट, एग्जिट पोर्ट आर ऑल्सो शोन, तो लिख सकता है। अब मैं लिखवाऊँ कि बहुत सारा समझाऊँ धांसू धांसू? चल तो बहुत सारा धांसू धांसू तुझे समझाता हूँ आराम से बैठ के। देख भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बारे में लिखना। ड्राइंग को समझ लिया, अब पॉइंट टू पॉइंट लिखना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन दोनों डीज के बीच में होता है, इधर डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, अंदर चाहिए भी नहीं। हाँ, और वैक्यूम भी है तो नहीं हो पाएगा उधर, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह होता है। अब जैसे ही तू चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लाया, थोड़ा सेंटर में ले रहे इधर, हाँ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मान ले प्रोटॉन को लाया तू, प्रोटॉन पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में, ओके। वो इसको एनर्जी देगा तो ये इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा, ओके। जैसे ही इधर मूव करेगा, इधर आया, देख मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो मैग्नेटिक फील्ड तेरा बाहर आता हुआ है उसके साथ ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है ना प्रॉपर, हाँ ये परपेंडिकुलर हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और चार्ज तेरा परपेंडिकुलर है, तो गोल घूमना शुरू कर देगा। तो ये गोल घूमा, इतना सा घूमा, इतना सा घूमा, फिर वापस इस रीजन में आया, तो फिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फिर एनर्जी देगा तो समझाया था उसका मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा मतलब अब इससे बड़ा सर्कल बनाएगा ये। फिर इधर आया तो मैग्नेटिक फील्ड इसको गोल घुमाएगा लेकिन बढ़े हुए रेडियस के साथ, यस। फिर यहाँ से इधर आया तो फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी मिलेगी, फिर मोमेंटम बढ़ा, फिर रेडियस बढ़ा, तो इस बार बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल। हाँ, जब उसका ये जो सर्कल का रेडियस है ये वाला, ये इस डी के रेडियस जितना हो जाएगा तब फिर हम उसको डिफ्लेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब तो बाहर तो कहाँ ले जाएगा फिर, है ना। हाँ, तो ये फिनोमिनन है पूरा। अब साहब एसी का काहे जरूरत पड़ गया, तो समझाता हूँ, देख धांसू पॉइंट है, एसी का क्यों जरूरत पड़ा। ये एसी सप्लाई है ना, अच्छे से ड्रॉ करते रहो, देख ये रहा एसी सप्लाई का जो पोलरिटी है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, मान ले पहले, अरे पहले चल मान ले ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब वो पार्टिकल इधर, ये नेगेटिव मतलब ये पूरा प्लेट तेरा नेगेटिव हो गया, समझ, और ये प्लेट हो गया पॉजिटिव। अब ये प्रोटॉन है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इधर हो गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड उसको आधा सर्कल करवाएगा, जैसे ही आधा सर्कल होगा इसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा,
इसका पोलरिटी चेंज होएगा, तो ये प्लेट नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब नेगेटिव है, तब प्रोटॉन इधर अट्रैक्ट होगा ना, अट्रैक्ट होगा। उसी अट्रैक्शन का काम ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एसी सप्लाई कर रहे हैं। हाँ समझा, बैटरी काहे लिया एसी, अट्रैक्ट हो गया मतलब मोमेंटम मिल गया उसको। हाँ फिर वापस यहाँ से इतना सर्कल पूरा किया, फिर इसका पोलरिटी चेंज प्लस माइनस, तो फिर अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर पोलरिटी चेंज, फिर अट्रैक्ट, फिर पोलरिटी चेंज, फिर अट्रैक्ट, फिर पोलरिटी चेंज, फिर अट्रैक्ट। समझा कि नहीं समझा? हाँ हाँ, इसलिए एसी सप्लाई लिया था, एसी वोल्टेज। अब इसमें एक और डेंजरस पॉइंट है धांसू कि देख, ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको बोलेंगे साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे वो सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन ये एसी सप्लाई है, इसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। ये दोनों इक्वल होना चाहिए तभी, और इक्वल कब होंगे? जब होंगे तब उसको रेजोनेंस का फिनोमिनन बोलते हैं। 11वीं में पढ़ चुके हो आप कि इंटरनल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होता है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। आपको 11वीं में रेजोनेंस पढ़ाया होगा, वो पाइप वाला एक्सपेरिमेंट पे यूं वो फॉक, ट्यूनिंग फॉक आता है ना, चीपिया रे, गुजराती में चीपिया बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉक, उसको ट्रिंग पाइप पे आवाज सुना होगा आपने लैब में, वही रेजोनेंस था, साउंड वेव मैक्सिमम हो जाता है। यस, अब फ्रीक्वेंसी पे बात करते करते अब रेजोनेंस पे घुस गए सर, तो रुक, दिल खोल के बात करना है ना। हाँ मतलब अंदर जो भी भरा पड़ा है वो सब आपको बताना है, तो चल बताता हूँ। देख एक्चुअली जैसे देख, बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है ये, समझना, इतना सब तेरी बुक में पता नहीं लिखा नहीं लिखा है, लेकिन तू इधर पकड़ लेना, मजा आएगा तेरे को। ये यहां से यहां पे आया, एग्जैक्टली उसी वक्त इसका पोलरिटी चेंज हो जाना चाहिए, वरना इधर से इधर अट्रैक्ट कैसे हो पाएगा। तो यहां से यहां तक आने का स्पीड और इसका भी हाफ सर्कल का स्पीड, ऐसे इसी मतलब ऐसा हाफ सर्कल ना, फिर वापस एक हाफ सर्कल। हाँ, तो ये पार्टिकल को यहाँ आने का स्पीड और एसी का पोलरिटी चेंज होने का स्पीड दोनों से एक साथ होगा तभी ये अट्रैक्ट हो पाएगा। और ना मान ले ये पार्टिकल इधर आके बैठा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसकी, तो जल्दी आके बैठा इधर, और वो एसी अभी बदला ही नहीं है, एसी का हाफ सर्कल पूरा ही नहीं हो, मान ले इतना ही सर्कल हुआ है, तो फिर अटक जाएगा फिनोमिनन, इधर अट्रैक्ट कौन करेगा इसको, है ना। हाँ, तो अब समझा कि साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी और ये एसी का पोलरिटी चेंज होने का फ्रीक्वेंसी साथ होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए, तभी साइक्लोट्रॉन का ये जो पार्टिकल जब इधर आएगा तब ये भी प्लस माइनस चेंज करेगा और इसको फिर अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब रुकने नहीं देगा, फिनोमिनन को रुकने नहीं देगा, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस फिनोमिनन। मतलब मान ले रेजोनेंस नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ, तो ये साइक्लोट्रॉन काम नहीं कर पाएगा। इसलिए साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन है, रेजोनेंस पे काम करता है, रेजोनेंस होना ही चाहिए। क्लियर? तो आया मजा कि नहीं आया? अब जब इसका रेडियस, ये घूमते 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 इसका रेडियस इस डी के जितना हो जाएगा, फिर हम इस डिफ्लेक्शन प्लेट से इसको डिफ्लेक्ट कर लेंगे। डिफ्लेक्शन तो नेगेटिव प्लेट से भी कर सकता है और हाईली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड से भी कर सकता है। यहाँ से एग्जिट करेगा और यहाँ से सीधा जिस टारगेट पे मारना है दे मारो, उस टारगेट के अंदर तक घुसेगा, अंदर के न्यूक्लियस तक जाएगा, कितना स्पीड होगा, न्यूक्लियस तक जाएगा तो न्यूक्लियस का सारा स्टडी बाहर लेके आएगा और हम पढ़ेंगे, अरे वाह वाह न्यूक्लियस में ऐसा ऐसा हुआ। समझा कि नहीं समझा? अरे माइक निकल गया, कोई बात नहीं, होता है। सुनो, अब इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी डालते हैं। थियरी तो आप समझ गए पूरा कैसे क्या लिखना है, मैथमेटिक्स ये है इसका कि देखो ये जो घूम रहा है ना उसका रेडियस है mv अपॉन क्यूबी, और वो जब डिफ्लेक्ट होगा एग्जैक्टली उस वक्त उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, डी के रेडियस जितना। ओके, अब ये स्पीड इज इक्वल टू क्यूबी आर अपॉन एम। ये कौन सा स्पीड है चल बता, ये रेडियस कौन सा है, इधर वाला, ये मतलब एग्जैक्टली इस जगह पे है तब उसका स्पीड ये है, मतलब डी को छोड़ते वक्त, एग्जिट करते वक्त उसका स्पीड ये होना चाहिए, क्यूबी आर अपॉन एम। ये बहुत IMP धांसू है, पूछते हैं कि डी को छोड़ते वक्त स्पीड क्या होना चाहिए, क्यूबी आर अपॉन एम। अब एनर्जी पे बात करो, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी देख दोस्त, मिला कहाँ से इसको एनर्जी, ये बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो कैसे लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द वोल्टेज डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्टेज डिफरेंस वाला एनर्जी ना, EV। हाँ, फिर काइनेटिक एनर्जी लेके वो गोल घूम रहा है, तो हाफ mv स्क्वायर में v चेंज कर दो, अपना v यहाँ से रिप्लेस कर दो, q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m।
तो इतना सा मैथमेटिक्स करके आप बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हो। क्या पॉइंट लिख पाओगे कि देखो भैया, इसका फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, बट इसका एनर्जी रेडियस पे और मास पे। ओ भैया, यहाँ पे स्क्वायर था तो एम कट गया ना। हाँ, एनर्जी जो है रेडियस पे और मास पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आई थिंक साइक्लोट्रॉन का वर्किंग तो तुझे पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। तो कमेंट में लिख कि सर सही में यू टॉक्ड दिल खोल के अबाउट द साइक्लोट्रॉन। अभी भी बहुत कुछ है। वाई वू प्रिंसिपल ये तो पढ़ा, क्यों चाहिए हाईली एक्सेलरेटेड करने के लिए, किसने इन्वेंट किया, ईओ लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टन। प्रिंसिपल क्या था, वही कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी देता है, मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमाता है और फ्रीक्वेंसी वी और आर पे डिपेंड नहीं करता। ये प्रिंसिपल हो गया पूरा। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन में देखा था कि दो होलो सिलेंडर मेटेलिक अरेंज करो, ऊपर नीचे मैग्नेटिक पोल अरेंज करो, बन गया। फिर वर्किंग कैसे करता है तो देखा अपन। अभी ये पूरा नहीं बोलूंगा, थक जाता हूँ बोल बोल के। क्लियर है? ओके, अब और भी 4-5 पॉइंट है वर्किंग के बाद। यूजेस, कहाँ यूज होता है, 3 जगह मस्त बता दूं। पहला, न्यूक्लियस का स्टडी करने में। इसको हम क्या करते हैं, किसी भी एटम पे बम्बार्ड करवाते हैं यहाँ से, ये हाईली एक्सेलरेटेड जाता है सीधा एटम पे, बम्बार्डमेंट होता है इसका और न्यूक्लियस तक जाके हीट करता है। ऐसे नहीं जा सकता न्यूक्लियस तक कोई, अरे मामा का घर नहीं है। न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है, तो इतना जाएगा ना तो इसके रिपल्सन से अटक जाएगा। ये रिपल्सन है, उसको आने ही नहीं देगा आगे। पॉजिटिव पॉजिटिव अपाकर्षण रोकेगा कि रोक, तू नहीं आ सकता। लेकिन इसके बाद इतना हाई एक्सेलरेशन होगा ना, इतना हाई एनर्जी होगा कि रिपल्सन को चीरते हुए निकल जाएगा। हाँ, अब न्यूक्लियस के पास जा पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूक्लियस की। नंबर 2, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी चेंज कर सकते हैं हम। उसको बोलते हैं सिंथेसाइज ऑब्जेक्ट। सिंथेटिक ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं। उसका जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है, अभी ये इतना हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल जाएगा चार्ज वाला अंदर, तो अंदर प्रोटॉन का टोटल नंबर चेंज हो जाएगा, जेड बदल जाएगा, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, उसका एटॉमिक मास बदल देगा, तो उसका कंस्ट्रक्शन ही बदल गया, वो नया एलिमेंट बन गया, है ना। तो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तीसरा, थर्ड, पहला न्यूक्लियस को कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्शन चेंज कर सकते हैं, एंड द लास्ट, रेडियो मटेरियल्स बनाने में, जो कैंसर की ट्रीटमेंट में वगैरह यूज़ होते हैं, वो रेडियो मटेरियल्स बनाने में भी साइक्लोट्रॉन का यूज़ होता है। तो 4th पॉइंट यूजेस 3 बोल गया मैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन पहली तो यही है भैया कि रेजोनेंस नहीं हुआ ना तो ये काम नहीं करेगा। रेजोनेंस होना चाहिए ना, उसका घूमता हुआ फ्रीक्वेंसी और इससे अल्टरनेटिंग करंट का चेंज होने का फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होगा तभी काम हो पाएगा। हाँ, तो रेजोनेंस कब नहीं होगा? तो ये एक दासू आइंस्टाइन बाबा का कॉन्सेप्ट था कि जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड जितना होगा तो मास क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट, बहुत बढ़ जाएगा। जब मास बहुत बढ़ जाएगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आपको साइक्लोट्रॉन में ध्यान ये रखना है कि जो घूम रहा है ना उसका स्पीड लाइट के स्पीड जितना मत करना। हाँ, वरना मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ये पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन, ये अपने प्रोटॉन को घुमाया, इलेक्ट्रॉन होता तो काम ही नहीं होता इधर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना लाइट वेट है, इतना हल्का पार्टिकल है, उसको इस स्पीड पे घुमाने के लिए फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में चाहिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी कैसा चाहिए? गीगाहर्ट्ज में, जो पॉसिबल नहीं है इधर। क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी चलता है वो 50 हर्ट्ज के आसपास चलता है और अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी चलता है वो 60 हर्ट्ज चलता है। ये जो घरों में अपने सप्लाई आ रहा है ना उसकी बात कर रहा हूँ, ये इंडिया का और ये अमेरिका का 50-60 हर्ट्ज की बातें होती है अपने यहाँ। ये गीगा हर्ट्ज चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं कर पाएगा। चल मना बोल दे इलेक्ट्रॉन, तू आना नहीं साइक्लोट्रॉन के अंदर। हाँ, तो पहला लिमिटेशन कि स्पीड इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि लाइट की स्पीड जितना हो जावे, वरना मास इन्फिनिट हो जाएगा और रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। दूसरा लिमिटेशन, फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा जैसे पार्टिकल्स को कर सकते हैं। हाँ,
एक लास्ट लिमिटेशन, मैग्नेटिक फील्ड का पंगा होता है यहाँ पे। हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैनेज करना पड़ेगा ना, तभी तो सर्कुलर मोशन हो पाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है तो ही वो गोल घूमता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लाएंगे, और इतना बड़े लेवल पे तो मैनेज करना टफ होता है। क्यों? अरे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते ही नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। कैमरा मैन इधर दिख रहा है, देख, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते ही नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। कैसे? ये रहा मैग्नेट, ये रहा एन और ये रहा एस, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, यहाँ तक आई, यहाँ से निकली, यहाँ तक आई, ये निकली, ये आई, ये निकली, ये आई। समझ? अब इस जोन में देख, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, मतलब यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे रेयरर है, मतलब दूर दूर है लाइंस, तो यहाँ पे लो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेट में से पैदा हो रहा है तभी वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे वीक है, कहीं पे स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे वीक है। तो उसको यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म करने के लिए सिर्फ उसके इस पोर्शन से काम चला ले तो ये यूनिफॉर्म दिख रहा है, इतना सा पोर्शन। हाँ, तब इतने से पोर्शन को इस बड़े लेवल पे मैनेज करना मतलब वो दांसू चीज़ है। हाँ, ठीक है। तो 3 समस्याएं हैं लिमिटेशन। एक तो स्पीड उतना नहीं बढ़ाना कि रेजोनेंस ही नहीं हो पावे, दूसरा इलेक्ट्रॉन को डालना नहीं अंदर, काम नहीं हो पाएगा, तीसरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैनेज करना टफ है। ये लिमिटेशंस भी हो गया। अब लास्ट बात, अपने इंडिया में बहुत सी लैब है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, फिर टाटा वाले का लैब है, से बहुत सी लैब है जहाँ साइक्लोट्रॉन लगे हुए हैं, और वो वान डी ग्राफ जनरेटर भी लगे हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर क्यों चाहिए था? वोल्टेज हाई करने के लिए। हाँ, तो ये सारे मशीन लगे हुए हैं इंडिया में। कौन कौन सी जगह? सबसे पहले किसने लगाया था? प्रोफेसर साहा। यस, उनको सारा क्रेडिट जाता है इसका, प्रोफेसर साहा। अब प्रोफेसर साहा के बारे में पढ़, आराम से सर्च कर नेट पे जाके, अपना नॉलेज बढ़ा। बहुत सी चीज़ें मैं जानता हूँ साइक्लोट्रॉन, लेकिन अब मेरे वीडियो की लिमिट आ रही है तो आगे नहीं बोल पाऊंगा। अब आगे आपको बोलना है। मैंने इतनी सारी बातें की, अब साइक्लोट्रॉन के बारे में 2-5 बात आप भी करो। जाओ ढूंढो, देखो इंडिया में कौन कौन सी जगह लगे हुए साइक्लोट्रॉन, कभी काम पड़ सकता है। हमको इंजीनियरिंग करने वाले हैं ना हम लोग, तो आगे जाके हमको काम पड़ सकता है ना। चलो भाई साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत है, किधर जाएँ, तो उधर जाएँ कि इधर जाएँ। तो अपना रिसर्च करो, थोड़ा खोजी बनो, खोज करते रहने का। हाँ, लिमिट में नहीं आने का कि इतना ही बस जानना है। साइक्लोट्रॉन तो बहुत ज़्यादा है आगे अभी। तो तू पता कर कि कहाँ कहाँ पे साइक्लोट्रॉन लगे हुए हैं, और कोई भी 1 या 2 जगह का नाम कमेंट बॉक्स में डाल, तो मुझे भी भरोसा बैठेगा, सेटिस्फेक्शन होगा कि यस, मेरी की हुई मेहनत को कोई बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो कमेंट में डालो कि इंडिया में कहाँ कहाँ साइक्लोट्रॉन लगे हुए हैं, किस किस लैब में, और ये साहब प्रोफेसर कौन है उसके बारे में भी डीप पढ़ो आप। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।